मेरा नाम सभापति यादव। आपका नाम सभापति किसने रखा? मेरे माँ बाप ने रखा। ये प्रतापगढ़ जिला है तो बहुत परिवर्तन हो चुका। कोई राजा हो जाए, जनता किसी अपराधी चोर उचक्के लुटेरे के साथ थोड़ी देती है। यहाँ सामंतवाद है, छुआछूत सबसे बड़ा अभिशाप समाज के लिए। 5 लाख के इनामी रहे। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी के ऊपर 5 लाख इनाम नहीं रहा। हमारे पर लगभग 56 से अधिक मुकदमे हैं। तो मैं झुकने वाले से अगर कोई मेरे एक गाल पे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल तो उसको दूंगा नहीं मारने। माननीय नेताजी की कृपा से ही वो आज धरती पर जिंदा है। आज जहाँ भी मैं मौजूद हूँ वो नेताजी के विचारों की ही देन है, उनके बताए रास्तों की ही देन है। तेरी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबां काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे मौम समझते हो और ये वो लोहा है जो तेरी लौ से पिघल नहीं सकता। नमस्कार, मैं राज यादव। आज द रियल टॉक शो में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनको पिघलाने की तो कोशिश बहुत हुई, लेकिन वो फौलाद आज तक अपने सफ़र में टिकी हुई है। नाम है सभापति यादव। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज सर हम आपके पास बात कर रहे हैं आपके उसी यदुवंशी किला पर, जहां कभी इस यदुवंशी किला ने सुर्खियां बटोरी। यूं तो आपने दरवाजे पर योगीराज श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए अपने यहाँ स्थापित किया था, लेकिन आज एक जो स्वरूप दिखता है वो कहीं ना कहीं आज उनके हाथ में सुदर्शन, और ये किस तरह का मैसेज देता है और सभापति यादव कौन है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपना पूरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम सभापति यादव। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव, मेरी माँ श्रीमती मंतोरा यादव। मैं 7 भाइयों में तीसरे नंबर का हूँ जी। दुखद एक भाई हमारे बीच में जो हमसे बड़े थे, बड़े वाले से जो छोटे थे, वो आज मौजूद नहीं है। उनकी एक सड़क दुर्घटना में 1995 में मौत हो गई थी। मैं जब नया पंचायती राज एक्ट माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने मुख्यमंत्री काल में लागू किए, शुरू किए थे बिल्कुल, तो उस समय में 1995 में हमारी गांव ग्राम पंचायत विनयका के सभी सम्मानित लोग हमको बहुत अच्छे मतों से चुनाव जिता करके मैं अपने जिले का सबसे कम उम्र का प्रधान चुना गया जी। मतलब पहले ही पंचायती राज व्यवस्था, पहले ही पंचायती राज व्यवस्था में धीरे धीरे क्रम मेरा चलता रहा। तो 1996 में मैं जो है समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया जी। अब यहाँ से मेरी ग्राम पंचायत के साथ साथ क्षेत्र की राजनीति शुरू हो गई जी। मतलब यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के शुरुआत के दिनों से ही आप नेताजी के साथ जी। नेताजी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित रहता था, और आज जहाँ भी मैं मौजूद हूँ जी, उन नेताजी के विचारों की ही देन है, उनके बताए रास्तों की ही देन है। सन 2000 आया तो मेरी ग्राम पंचायत CTSC हो गई, तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और अपने विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मैं 4500 वोटों से हराया। जिला पंचायत के चुनाव में 4500 वोट से जी। मतलब एक तरफा जीत रही है। एक तरफा जीत रही है। और उस समय हमारे क्षेत्र के जो पूर्व में मंत्री जी माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह मोती सिंह जी, ये 1996 में पहली बार विधायक चुने जाते हैं जी। और मैं 1996 में समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष होता हूँ। यहीं से हमारी उनकी राजनीतिक गतिरोध शुरू होता है। हाँ जी। वो ये समझ में उनको आया कि ये लड़का मेरे सामने के तौर पर आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत दबाव डाल के मिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी विचारधारा कभी उनसे मिलती नहीं थी।
1999 आया, 1 मई 1999 तक कभी भी मेरे ऊपर 107-16 भी कोई मुकदमा नहीं था। कोई मुकदमा नहीं था। 1999 से वो दौर शुरू होता है वर्तमान विधायक मोती सिंह जी द्वारा। मुकदमे पे मुकदमा मेरे ऊपर शुरू हो जाता है, केवल यही राजनीतिक प्रधानता से। बाकी न किसी से मेरा जमीनी कोई मामला है, किसी से मेरी कोई पट्टीदारी है, सभी राजनीतिक मुकदमे हैं जितने हैं। तो आज तो आपको एकदम बाहुबली और सभापति जो है राजनीतिक टेरर इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद 2000 आता है तो उन्हीं का कैंडिडेट मेरे सामने जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है और 4,500 वोटों से हारता है। तो एक झटका उनको सबसे बड़ा ये लगता है जी। 2005 तक जिला पंचायत रहा। 2005 में जिला पंचायत वाली सीट मेरी एससी हो जाती है, तो मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरी पत्नी भी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ती है। तो मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुख मेरी पत्नी चुनी जाती है आसपुर दोसरा की। अच्छा, ओके। कितने ब्लॉक हैं आपके जिले में? हमारे जिले में कुल 17 ब्लॉक हैं। 17। तो यहीं से हमारा कद और आगे जब बढ़ता है तो उनको और ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन मुकदमे का दौर जो है वो कम नहीं होता है। वो जब सत्ता में आए, जब विधायक बने, मंत्री बने, तो मुकदमों की छड़ी मेरे ऊपर लगती जाती थी जी। और 2015 के चुनाव में फिर मैं उनको मात देता हूँ। वो एक उद्योगपति को लाकर मेरे खिलाफ लड़ाते हैं जी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जी। वो आपके क्षेत्र के ही? हाँ, मेरे क्षेत्र के ही हैं, अमरगढ़ के। वो उनका कारोबार बॉम्बे में, काफी पैसे वाले हैं। तो यही सोच रही होगी कि पैसे के बल पर इसको हराया जा सकता है। तो ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव शुरू होता है तो हर तरह का इस्तेमाल वो करते हैं, धन बल सबका। लेकिन है कि हमेशा सम्मानित जनता का इतना प्यार मेरे साथ रहा, पीडीए का। हमेशा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुझे अपने बेटे की तरह, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा। इसलिए मुझे कभी भी हताशा नहीं उत्पन्न होती थी कि चुनाव परिणाम मेरे पक्ष में नहीं होगा। मुझे उन पर नाज रहता था, वो मेरे भगवान की तरह खड़े रहते थे पीडीए के लोग। तो आपको लगा मुझे घमंड रहता था ये धन बल का इस्तेमाल करेगा ये व्यक्ति, इसका भी कैसे मैं जनता को अपने पक्ष में कर पाऊंगा? कभी क्या प्लानिंग करते थे? इसका मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुआ कि ये बहुत पैसे वाला है, और उसने शुरू भी उसी हिसाब से किया। बहुत पैसे की लालच दिया, बहुत पैसा उसने बांटा भी, बहुत कुछ किया उसने, हर ढंग से चलता रहा। लेकिन है कि मैं उसको 22 वोट से हरा के देता। ये इसमें ब्लॉक प्रमुख की? हाँ, 2015 के चुनाव। और पीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, कुल 9 पद मेरे घर में हुआ। और मैं प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया कि एक परिवार में 9 पद पंचायत। हाँ, ये सुर्खियाँ इस बात पे भी रहती थी कि सब वो बाहुबली हैं और वो पीडीसी और उन सब का जो है अपने पक्ष में कर लेते हैं दबाव में। ये तो ऐसा होता था क्या? ये सब पूरी तरह गलत था मेरे उसमें जी। हमारा कोई भी सम्मानित पीडीसी या हमारा कोई भी सम्मानित मतदाता आज तक कभी ये कोई नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी को पैसे से खरीदा हूँ। और चुनाव में तो लोग हर हथकड़ा अपनाते हैं, कहीं कोई दारू बांटता है, कहीं कोई पैसा बांटता है। तो मेरी 30 साल की राजनीति हो गई। मैं अपने पूरे 30 साल की कैरियर में न कभी पैसा बांटा, न कभी दारू बांटा। परिवर्तन क्या देखा आपने? क्योंकि आपने एक जिक्र किया कि शुरुआत से जब पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई तब से ही आप जो है प्रधान चुने गए, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ है, पीडीसी, प्रधानी और जिला पंचायत, तीनों में ही आप पूरे परिवार के साथ उसमें कायम भी हुए, पहुँचे वहाँ तक। तो कैसे इसको किया गया था? देखिए, हमको रोकने का बहुत प्रयास किया गया। मेरे बढ़ते हुए कदम को हमेशा कहीं मुकदमेबाजी से, कहीं अराजक तत्वों से रोकने का बहुत प्रयास किया गया जी। लेकिन एक चीज
नेताजी हमेशा कहा करते थे कि हमेशा जब पीड़ित शोषित समाज के लिए खड़े रहोगे तो पीड़ित शोषित समाज एक ऐसा समाज है कि जब तुम्हारी कभी जरूरत पड़ी जी तो एक ही बार वो पीड़ित शोषित समाज तुम्हारी भरपाई कर दे। ये हमारे माननीय नेताजी की बहुत बड़ी सोच थी। सभापति यादव पर ये कहा जाता है कि वो दूसरों की मदद के चक्कर में मुकदमों का शिकार थे। क्या ये सच है? बिल्कुल कट सकते हैं। आप इस समय हमारे पर लगभग 56 से अधिक मुकदमे हैं। हमारे पूरे परिवार में लगभग 100 से अधिक मुकदमे हैं। पूरे परिवार कोई भाई हमारा बच्चा नहीं, कोई इसमें आपराधिक, मेरा बेटा तक नहीं बच्चा है, इसमें कोई आपराधिक मुकदमा नहीं। अब ये आपराधिक मुकदमे इसलिए हम नहीं मानते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डकैती नहीं डाली, मैंने कोई छिनैती नहीं की जी, मैंने कोई लूट नहीं की, तो मैं कैसे अपराधी हो सकता हूँ? अगर मैं किसी आरोप क्या लगाया गया आप पर? किसी को मरवा देता है, जो चाहता है वो करवा देता है, ये इन लोगों का आरोप रहता है। लेकिन समाज जो है हमारा जी, कभी हमको इस नजर से नहीं देखा कि ये अपराधी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यदि मैंने ये सब किया होता जो आरोप लगे तो जनता मेरा साथ छोड़ कभी नहीं। जनता किसी अपराधी, चोर, उचक्के, लुटेरे का साथ थोड़ी देती है। जनता तो उसी का साथ देती है कि जो जनता की मुसीबत में हमेशा खड़ा ये दबदबा भी तो हो सकता है कि जिस आदमी का इतना टेरर हो, 56 से ज्यादा मुकदमे हो। देखिए, दबदबा उसको कहते हैं कि आप दरवाजे पे जाके बोले कि तुम्हें वोट नहीं देना है जी, तुम्हें वोट वहां देना है जहां मैं कह रहा हूं, ये दबदबा हुआ। मतलब आपने कभी इस तरह का कोई दबाव? कभी नहीं। कोई भी हमारा सम्मानित समाज, कोई भी व्यक्ति किसी भी जात धर्म का कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी को ये भी दबाव डाला हूं कि आप नहीं फला दल को फला निशान पे वोट दीजिए। इतने समय में परिवर्तन क्या देखा आपने पंचायती राज व्यवस्था में? देखिए, बहुत कुछ देखने को मिला। मैं जब से जानने लायक हुआ, यहाँ एक व्यवस्था ये रहती थी छुआछूत, सबसे बड़ा अभिशाप समाज के लिए। हमारा जो आज दलित समाज है बहुत जागरूक हो चुका है, बहुत पढ़े लिखे लोग। आपके क्षेत्र के लिए कहा भी जाता है कि यहाँ सामंतवाद है और यहाँ आम लोगों को जो है, जो SC OBC वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं एक संघर्ष करना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल कट सत्य कह रहे हैं। मैं वही बताने चल रहा हूँ। ये प्रतापगढ़ जिला है जी, ये हमेशा रजवाड़ों का। यहाँ इतने राजा हुए कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं जी। हर गली के कूचों में यहाँ रजवाड़ा पैदा हो गए। तो एक सामंती यहाँ लहर थी, तो बहुत परिवर्तन हो चुका। कोई राजा उजा नहीं है। हमारा दलित समाज राजा किसी रानी की कोख से नहीं, कोई राजा रानी ना है। राजा यहाँ सब सिर्फ सम्मानित हमारी जनता है। इससे बड़ा राजा मैं किसी को नहीं समझता। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ जो हमारा दलित समाज है, पिछड़े समाज की और तमाम ऐसी जातियाँ हमारी हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये कभी निमंत्रण में बुलाए जाते थे तो ये मनोवाद और सामंतवाद इतना हावी था, इनको अलग पांति में बैठाया जाता था जी। और इनको कहा जाता था कि आपको खाना है, पत्तल उठा के फेंकना है। खुद से फेंकेंगे, वो खाएंगे अलग पांति में, आपके साथ नहीं, और अपने पत्तल को उठा के फेंकेंगे। ये उनको इग्नोर किया जाता, समाज में अलग हिस्सा, एक प्रकार से समझिए उनको बहिष्कृत किया जाता था। मेरे पिताजी 1991 में एक्सपायर हुए 9 अप्रैल को जी। उनकी 22 अप्रैल को उनकी 13वीं थी। तो हमारे गांव में भी यही व्यवस्था थी जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। पूरे क्षेत्र का यही हाल था। तो हमारे यहाँ हमारे 2 गुरु थे सम्मानित, एक अवधूराम मास्टर दलित समाज से ही थे जी, एक मल्लूराम सरोज जी मास्टर दलित समाज से ही थे। दोनों लोगों को मैं गुरु मानता था, बहुत मानता था मैं उनको। पढ़ाई नहीं थी लेकिन मैं उनको गुरु मानता था। मैं जाके मिला कि मैं चाहता हूं कि हमारा दलित समाज मेरे दरवाजे पर खाना खाए, मेरे पिताजी की तरह। तो हमारे दोनों गुरु बोले कि देखिए, हम लोग अलग पार्टी में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम लोग अपना पत्तल नहीं उठाएंगे जी। इसलिए हम लोग आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ खाना छोड़ दिया।
इसलिए नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। देखिए, सामंतवाद को यदि समझना है धरातल पर, तो वही सभापति जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे क्षेत्र में हावी था, और इसकी जो धरातल की स्थिति थी वो खुद उनके पिताजी के जब जो त्रयोदशी संस्कार के बाद जो कार्यक्रम रहता है उसमें हो रही थी वो घटे, तो उसी का आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी। तब इसके बाद जो है मैं हाथ छोड़ाऊंगा उनसे, मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे दरवाजे पे आइए, और मैं एक समान उसी पार्टी में बैठेंगे जहाँ हमारे यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण सभी जातियाँ जी बैठ के खाना खाएंगे, आपको उसी में खाना खाना है, पत्तल मैं उठाऊंगा। ये सोच, ये ताकत कहाँ से मिल रही थी, क्योंकि उस समय आपके यहाँ माहौल तो वो था नहीं। देखिए, पेपर कभी पढ़ता था तो नेताजी के जो विचार आते थे, तो मैं अपनी पूरी लाइफ में अगर मैं किसी को नेता माना, किसी को अपना मार्गदर्शक माना, किसी को समाज का अगर मैं नंबर 1 अगुवा माना, तो मैं माननीय नेताजी को। आपके रोल मॉडल नेताजी ही। इसके बाद मैं सबको बुलाया, सब लोग आए हमारे यहाँ, एक पार्टी में लोगों ने बैठ के खाया। यहाँ तक की बातें आई कि अगर हम लोग उसी पार्टी में बैठ खाएंगे तो लोग उठ जाएंगे कि चमार खा रहा है, पासी खा रहा है, धोती खा रहा है। लेकिन आप उस परिस्थिति को फेस करने को तैयार थे। मैं इस पर तैयार था कि कोई न खाए, आप लोग खाएंगे। तो इसके बाद सब लोगों ने खाना खाया, मैं पत्तल उठाया। मैं पहली कड़ी में मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरे दरवाजे पे सर्व समाज एक पार्टी में बैठ खाया, मैं पत्तल उठाया। फिर आगे उस परिवर्तन को स्वीकार किया गया। फिर धीरे धीरे जब 1995 आया तो नेताजी इस समाज के लिए एक बड़ी नींव रख के चल गए। आज वह नींव बहुत बड़ी दीवार बन गई है, बहुत मजबूत दीवार बन गई है। जब नेताजी ने पंचायती राज एक्ट लागू किया तो उसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, चाहे वो किसी वर्ग से हो, जाति से हो। भाई कभी SC सीट हो गई, कभी बैकवर्ड सीट, सबको मौका था, सबको मौका मिल गया जी। उस नेताजी की नई पंचायती राजनीतिक भागीदारी। बाकी हमारा दलित समाज, हमारा पिछड़ा समाज कहाँ चुनाव कहाँ लड़ने पाता था जी। ये बाबू साहब लोग और मनवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग, जिसको चाहते तो प्रधान होता था, जिसको नहीं चाहते तो प्रधान नहीं होता। ऐच्छिक व्यवस्था हावी ऐसी थी। तो नेताजी जो व्यवस्था बना दी, आज हमारा चमार समाज भी प्रधान हो रहा है, जिला पंचायत हो रहा है, प्रमुख हो रहा है, विधायक हो रहा है, सांसद हो रहा है। आज हमारा पिछड़ा समाज भी, हर जात के लोग जी हर पद पे हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है समाज का। सभापति जी, बात परिवर्तन के दौर की हो रही है, लेकिन आज का जो दौर है वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो ज़्यादा रियल से हटकर रील्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो नारे लगाकर या अपनी रील्स डालकर वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीनी राजनीति है वो कैसे हासिल करेंगे इसको? देखिए, ये मोबाइल है जी, इससे रील बनाकर सोशल मीडिया पे हम क्षणिक चर्चा बटोर सकते हैं जी। तो पता चलता है एकदम से हजारों में लोग व्यूज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मोबाइल सब यूज कर रहा है, सोशल मीडिया से लोग सब जुड़े हैं जी। तो उनको लाइक करने में क्या जा रहा है, उनको कमेंट करने में क्या जा रहा है। तो ये एक चर्चा है जी। लेकिन ये चर्चा क्षणिक मैं मानता हूँ। मैं देखता हूँ तमाम छोटे छोटे नेता लोग जो अभी उभर रहे हैं जी, तो ज्यादा सोशल मीडिया का सारा ट्रेंड है इस समय, ये ट्रेंड है। हाँ। लेकिन एक चीज, ये ट्रेंड और धरातल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस ट्रेंड से इसी ट्रेंड में रह जाएंगे जी, टिकने वाला नहीं है ट्रेंड, ये टिकने वाला नहीं जी। और जब आप समाज में पीड़ित, शोषित, जो दुखिया समाज के लोग हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं जी, तो आप इससे उनकी समस्या नहीं हल कर सकते हैं, आपको उनके बीच में जाना होगा। ये संदेश का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन एक जमीन पर काम करना देखिए, होगा। ये संदेश जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगा जी। लेकिन आप उस पीड़ित के दरवाजे पे जाएंगे, उसके दुख दर्द को सुनेंगे जी, उसकी पीड़ा में आप मलहम लगाएंगे, तो वो जो है वो चर्चा, वो संदेश रुकने वाला नहीं था, वो दिल से जुड़ेगा, वो दिल से जुड़ेगा। तो ये दोनों में अंतर है। एक शख्स आपके साथ, एक नाम जुड़ा जब आपके संघर्ष के दिन शुरू हुए,
विनेश अहीर, क्या उस समय आपकी मुलाकात हुई थी जब वो आपके यहाँ आए थे? नहीं, देखिए ये जो घटना हुई थी, घटना तो वहाँ कुछ हुई नहीं थी। वहाँ सामंतवादी विचारधारा के लोग, वहाँ दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, पिछड़े समाज में मौर्य बिरादरी के लोगों को, यादव बिरादरी के लोगों को और हरिजन बिरादरी के लोगों को सामंतियों ने मारा पीटा जी। उनकी मेडिकल तोड़े, हाथ पैर तोड़ डाला। एक मौर्य समाज की एक हमारी बूढ़ी माँ थी, उसका हाथ तोड़ डाले। तो मैं सिर्फ वहाँ हाल चाल लेने गया था। हाल चाल लेने के बाद मैं जो डॉक्टर साहब थे जिनका मेडिकल तोड़ा गया था, उनके दरवाजे पे बैठा, उन्होंने चाय पिलाई। तब भी मैं उनसे यही कहा कि इतने के बावजूद भी अगर वो लोग समझौते की बात करते हैं तो आप लोग समझौता कर लीजिएगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैं उठ के चल ही रहा था, तब तक फोर्स पहुंच गई जी। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ दंगा भड़काने आए हो? अच्छा, आप लोगों से बात करने गए थे, मसला समझने गए? हाँ, बस हाल चाल लेने गया था जी। इसके बाद प्रशासन शासन कह रहा है कि तुम यहाँ गुंडे ही करने आए हो। मैं कहा कि यहाँ से मैं 4 बार जिला पंचायत, 2 बार ब्लॉक प्रमुख और मैं विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ पंचायत के। 30 साल की मेरी राजनीति होने जा रही है, तब मैं उन्माद फैलाने थोड़ी आया हूँ। ये मेरा क्षेत्र, राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे क्षेत्र का अंश है, ये गाँव भी मेरे क्षेत्र का है। फिर अनाप शनाप बहस करना, तो मैं उनकी मनसा समझ गया कि मेरे साथ कोई भी बदतमीजी पे उतर सकते हैं जी। मैं वहाँ से किसी तरह मैं निकल चुका, न वहाँ कोई गोली चली, न वहाँ कोई गाली गलौज हुआ, न कोई वहाँ पुलिस वालों से मारपीट हुई। लेकिन जब घर आ गया तो सुनने में आया कि पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा, एक रौनक सिंह लड़का है जी, उसकी तरफ से 3-7 मुकदमा, आपने उसके घर पे चढ़ के गोली चलाई, जबकि वहाँ कुछ झगड़ा नहीं, कोई घटना नहीं। आगे आप लोग जो है समाज की तीसरी आंख है, आप लोग सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। आज भी कोई वहाँ जांच कर सकता है कि किसी से तू मैं नहीं, किसी से गाली गलौज नहीं, किसी को धमकाना नहीं, कोई गोली बारी नहीं। इसके बाद भी मुकदमा ना 307 लिखा गया, किसी को खरोच तक नहीं लगा और मुझे फरार घोषित करके 5 लाख तक इनाम दिया। 5 लाख के इनाम ही रहे? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी के ऊपर 5 लाख इनाम नहीं रहा। तो ऐसा किसी के इशारे पे हो रहा था? हाँ, मंत्री जी के, उस समय वर्तमान मंत्री राजेंद्र प्रताप मोदी सिंह जी थे, वो जो चाहते थे वो करते थे। यहाँ के उस समय मौजूदा कप्तान जो रहे, उनको पापा कहते थे, उनका पैर छूते थे। मंत्री को पापा कहते थे? हाँ, मुझे पहली बार ये पूरी लाइफ में ये सुनने में आया और समझने में आया कि हमारे जिले का बादशाह, जिससे लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है, सुरक्षा की उम्मीद रहती है, एक मंत्री का पैर छुए और एक मंत्री को पापा कहे, ये मैं पहली बार में सुना। लोग ऐसे गाली मानते हैं कि हम किसी को बाप नहीं कहेंगे, अपने बाप मतलब कि एक मंत्री को बाप कह रहे हैं, अपने बाप को उतने हिसाब से न पैर छुएंगे वो, न कभी पापा कहे होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगा कभी यदि इस तरह का गतिरोध जब इस चरम पर था कि एक जनप्रतिनिधि को 5 लाख का इनामिया घोषित कर दिया गया, तो आपने कोशिश की कभी कि हम मंत्री से मिलें, अपनी बात रखें, उनसे अपना पक्ष रखें? तो भाई ऐसा क्यों चाहते हैं? कोशिश की बात छोड़ दीजिए जी, कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं जाके मिल लूं। तो क्या मतलब ईगो हर्ट हो रहा था? नहीं, ईगो हर्ट, एक सम्मान, ईगो हर्ट नहीं हुआ। मुझे अपने कार्य क्षमता पर, समाज की सेवा पर, अपने सच्चे रास्ते पर एक नाज था, घमंड था। मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है, मेरे साथ पीढ़ी शोषित समाज खड़ा है, मैं न्याय पर हूँ, सच्चाई के रास्ते पर हूँ, तो मैं झुकने वाले हूँ। सभी जान चली जाए कोई परवाह नहीं। फिल्मों में जो डायलॉग ले लिया जाता है आजकल के, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो झुकने का तो सीखा ही नहीं। ये तो क्षणिक ट्रेंड है जी, ये तो एक डायलॉग है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब से मैं ये उतार चढ़ाव की दुनिया देख रहा हूँ जी, हर विषम परिस्थितियों का मैं सामना किया इसी समाज की बदौलत, इसी समाज की ताकत से। तो आसानी से पुष्पा जैसी पिक्चर तो मेरे ऊपर बनाई जा सकती है। मतलब एक रियल कहानी आपकी, आपको लगता है बनाई जा सकती है। बिल्कुल।
एक और बात, एक पक्ष और ले चलेंगे आपको, जो मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके से आपसे 3 लोग जुड़े और वो माध्यम बना था सोशल मीडिया। हाँ। इसमें 3 नाम बड़े चर्चित हुए, फौजी तेज बहादुर यादव, राजेश्वर यादव और एक विनेश अहीर आगरा से। इन 3 लोगों की भूमिका क्या रही, कैसे कनेक्टिविटी इन लोगों से हुई, आपके पारिवारिक सदस्य बने? अब देखिए, आपको मैं बताऊं, वो प्रकरण ऐसा आया कि मेरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जाना। जी। विनेश जी आगरा से, तेज प्रताप जी हरियाणा से। मैं कभी शक्ल नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं जी। विनेश जी से जन्माष्टमी के जन्मोत्सव में मेरी पहली मुलाकात हुई जी। और तेज प्रताप जी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं जी। ऐसे हजारों, अब हजारों की नहीं बात कर रहा हूँ, लाखों की मैं बात कर रहा हूँ, कि प्रार्थना करना, ईश्वर से दुआ करना, जंतर मंतर तक जाकर के दिल्ली तक प्रदर्शन करना, यहाँ तक कि दिल्ली में भी प्रदर्शन, हाँ, वहाँ भी प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे जो एकदम अबोध, ऐसे दफ्ती में लिख करके एक झुंड में से खड़े रहते थे, सभापति चाचा निर्दोष हैं, मैं सभापति हूँ, मैं सभापति हूँ, मेरे चाचा निर्दोष। ये तख्तियाँ हमने देखी हैं। तो अब आप जान लीजिए कि अगर मैं एक अपराधी होता जी और मुझसे समाज हमारा त्रस्त होता जी, तो हर जाने तो सभापति को, कौन सा लाभ सभापति इस तरह का एक जन आंदोलन खड़ा ना होता जो आप कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं तो उन सभी लोगों का जो मेरी उस विषम परिस्थितियों में मेरे साथ रहे, तो मैं उनका आजीवन नहीं कहूँगा। आज परिवर्तन का दौर है, राजनीति में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपने नेताजी के समय की समाजवादी पार्टी को भी बखूबी देखा और अपने सामने बढ़ते हुए देखा। आज अखिलेश यादव उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और एक पीडीए जननायक के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो आगे की राजनीति में सभापति यादव समाजवादी पार्टी के साथ किस लेवल तक जुड़े हैं और आगे के जो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको कैसे पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, आज की राजनीति और माननीय नेताजी की राजनीति, उस समय का दौर और आज के समय का दौर जी में बड़ा अंतर है। आज पूरी तरह जातिवाद, सामंतवाद, मनवाद और झूठी गाथा, झूठ बोल करके एक दूसरे का विश्वास जीतना जी, झूठ पर राजनीतिक बुनियाद टिक गई, ये और धर्म की राजनीति, ये अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीख ले। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, ऐसा लीडर पूरे देश में कोई नहीं है जो सभी को साथ लेकर चले। और उसका परिणाम आप 2022 के चुनाव में देखे होंगे कि उस समय तो मैं जेल में था, लेकिन पेपर डेली मंगाता था, सारे पेपर मैं जेल में मंगा के पढ़ता था। अखबारों से आप पूरी गतिविधि रहती थी और पेपर के माध्यम से सब कुछ जानकारियाँ होती रही। पूरे देश के लीडर, पूरे देश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के देश के सारे लीडर जी, सारे के सारे लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी बड़े से बड़े लीडर रहे, सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया था जी। बहन जी मायावती जी चुनाव में जैसे चुनाव लड़ ही नहीं रही जी, उनको साइलेंट पर ही देखा गया, उनको साइलेंट पर ही देखा गया जी। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है जी। आप देखे होंगे, आप लोग तो और गहराई में गए होंगे। पूरे देश के जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे, बिल्कुल, वो कहते भी हैं वो सब पर कि उत्तर प्रदेश से ही लाइन शुरू होती है, भाजपा ये मानती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन सभी नेताओं पर, उनके सारे गंदे विचारों पर, उनके जातिवाद, धर्मवाद, सामंतवाद, मनवाद के नारों पर
अकेले अखिलेश भारी थे। परिवार का आप देखे होंगे, परिवारवाद की बात लोग करते हैं। शिवपाल चाचा जी के बहुत कम कार्यक्रम लगे रहे होंगे, धर्मेंद्र भैया सांसद जी के बहुत कार्यक्रम कम लगे रहे होंगे। जहां भी कार्यक्रम लगे रहे होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के ही उन्होंने ही लीड किया, पूरा लीड किया। तो आपको पता है कि अकेले अखिलेश सब पे भारी थे। सरकार में बनाने में कहाँ चूक हो गई? चूक हुई। देखिए 2012 की सरकार 28% पे बना ली गई, 228 विधायक। अब हम 32%, 32.5% पर जा करके हम सरकार नहीं बना पाए जी। उसका 2 कारण था। बहन जी साइलेंट थी, वो 22-22.5% से 15% पे आ गई, 15% से भी नीचे आ गई। ये वोट कन्वर्ट हुआ बीजेपी में। और समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी घोषित हुए वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आश्रित हो गए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई जनसभा लगती थी, लाखों की भीड़, लाखों का हुजूम रहता था, तो प्रत्याशी महोदय लोग ये मान के चले कि मैं चुनाव तो जीत गया, भीड़ देख के वो केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पे चले गए, उन्हीं के चेहरे पे चले गए। वो जनता के बीच में उस हिसाब से मेहनत नहीं किए जिस हिसाब से चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। कार्यकर्ताओं के पास नहीं गए जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव जीता जाता है। और तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण, मैसेजरी। 20-20 हजारों हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया गया। वोट कटिंग हुई? वोट कटिंग हुई। वोट चोरी जो बड़ा आरोप इस समय चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था। तो सब आपके क्षेत्र में भी? हाँ, बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में धुआंधार हुआ था 22 में। और जितना वोट काटा गया समाजवादी पार्टी का, उतना ही वोट बीजेपी अपनी पार्टी में प्लस की, बढ़ा लिया। इसके बाद भी आप परिणाम जो आया आपके सामने। मतलब आप मानते हैं कि वो वोट चोरी, मिसमैनेजमेंट, चोरी से जीते, मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रमुख कारण। बाकी तो सत्ता में आने से कोई रोक ही नहीं सकता था। जनता ने तो 22 में भी जिताया है और 27 में भी जिताने जाते। आज आपका जो पीडीए का जो नारा है, इसको किस तरह से प्रबल करने जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी जो लोकसभा में जो भूमिका दिखी, और कई बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कई मौक़ों पर कि हम पीडीए की ताकत से उभर कर आए और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को लगभग शिकस्त दे दी पूरे उसमें। आज जो विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उस समय क्या ये आपका पीडीए का नारा काम करेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो पीडीए का फार्मूला तय किया गया, उसका परिणाम ये आया कि माननीय नेताजी के रिकॉर्ड को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। जी बिल्कुल। और लगभग पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बाद भी 8 लोकसभा चुनाव चोरी से जीत ली, बेईमानी से जीत ली। नहीं तो हमारी 8 सीट और प्लस होती। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर नारा देते थे कि मैं 50+ सीट जीत के आऊँगा, उसमें कोई संदेह नहीं था। और वो फार्मूला 2027 में 99% लागू होगा और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। टिकट के बंटवारे में और वहाँ कहीं कोई इस तरह की चूक इस बार नहीं देखने को मिलेगी जैसा आप? देखिए, टिकट के बंटवारे का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है जी, और कोई दबाव महसूस भी नहीं करता है। वो धरातल पर सर्वे कराते हैं, कौन कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, जो जीतेगा वही टिकट पाएगा। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र से लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक एक बहुत अपना प्रभाव रखते हैं। तो कितनी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां आपकी अपनी मौजूदगी रहती है, जहां आप जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं? देखिए, मैं जहां मेरा घर है, 3 जिले का बॉर्डर है जी। बगल में सुल्तानपुर है, इसके बगल जौनपुर है, मैं प्रतापगढ़ का हूँ।
बिनेका मेरा गांव है, बगल वाला गांव नाभीपुर है, वो जौनपुर जिले का है, बदलापुर विधानसभा का है। 1.5 किलोमीटर पर लम्होआ विधानसभा है जो सुल्तानपुर जिले की जी। तो मेरा निमंत्रण आना जाना तीनों जिले में रहता है जी। हम मेरा लगाव तीनों जिलों से उतना ही है। तो जहां मेरी आवश्यकता है, मैं एक समाजवादी पार्टी का मामूली एक सिपाही हूँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली। अपने को मामूली मानते हैं आप? उस समय के जो नेता हैं, जब समाजवादी पार्टी को नेताजी ने स्थापित किया, और आज जो नए लोग आ जाते हैं वो कहते हैं हम वरिष्ठ समाजवादी हैं। देखिए, जो अपने को बहुत बड़ा वरिष्ठ समझ लिया जी, बहुत बड़ा, ऐसा हमने अक्सर बैनरों में लिखा देखा है। देखिए, बहुत से लोग लिखते हैं वरिष्ठ सपा नेता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, वरिष्ठ बसपा नेता। तो जो अपने को खुद को वरिष्ठ लिखने लगा और वरिष्ठ अपने को मान लिया, कोई नेता नहीं है। ये अक्सर इसलिए भी मैंने ये सवाल किया कि अक्सर लोग लिखते हैं वो कोई नेता नहीं है, और आप आज भी अपने आप को उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद आपने कितने पुराने समय से जब पार्टी स्थापित हुई। देखिए, मैं 1996 से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ, और 96 में उस समय मेरी उम्र रही लगभग 26 साल की उम्र। छात्र राजनीति लोग करते हैं उस समय। हाँ, 26 साल से मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको समाज, जनता आपको वरिष्ठ बना देगी तो जनता ही वरिष्ठ कहेगी। आप क्यों कह रहे हैं वरिष्ठ? जनता से बड़ा कोई वरिष्ठ थोड़ी होता है। इसको कहना चाहिए उन्हें कहने दीजिए। हाँ, उन्हीं को कहने दीजिए। अभी आगे की हम बात करें तो चूँकि पंचायत के चुनाव भी होने हैं और विधानसभा का चुनाव भी लगभग नज़दीक है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए तो समय कम है। ऐसे में आपकी यदि हम भूमिका की बात करें, क्योंकि आपने पंचायत के चुनाव में अपना जलवा जलाल कर लिया, आपके परिवार के 9 सदस्य भी रह लिए, अब क्या विधानसभा की ओर आपके कदम बढ़ेंगे? देखिए, सामने पंचायत चुनाव है, अभी तो हमारा लोगों का पूरा फोकस पंचायत चुनाव पे है जी। और भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, इनकी गुंडई से, इनके लोगों की गुंडई से, इनके अन्याय और अत्याचार से समाज, जनता पूरी तरह त्रस्त है। ये अगर बेईमानी ना करें, ये अगर प्रशासनिक व्यवस्था का इस्तेमाल ना करें, तो पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट कहीं ना निकले। कई बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि धर्म के रास्ते से राजनीति को लड़ती है और अपना एक वजूद जनता में बनाती है। देखिए, ये चुनाव में हर हथकंडा अपनाते हैं जी, झूठ, फरेब, बेईमानी, मतलब और भी धन बल, बाहुबल, प्रशासनिक बल, शासनिक बल। विकास से इनका कोई ताल्लुक नहीं? कोई नहीं। धरातल पर कुछ दिख रहा हो तो बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री जब 2017 का चुनाव हुआ तो पूर्व हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो जितनी इनकी कार्य योजनाएं थी, जितनी कार्य योजनाएं स्वीकृत थी, जितनी कार्य योजनाओं पर धन आवंटित हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा 5 साल जो फीता ही काटती रही, उन्हीं कार्य को करती। कोई एक नया काम तो बताए भारतीय जनता पार्टी। कम से कम आपके काम रोके तो नहीं? काम भी रोके गए। अब देखिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था जी, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोड़े वहीं पड़ा था, और भी तमाम ऐसे बड़े बड़े जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया था, कम से कम आधा पैसा उस पर जा भी चुका था, वो सारे काम उसे पेंडिंग पड़े हैं। एक आपके ज़िले के प्रतापगढ़ से एक नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है, और आजकल कहीं एक सप्ताह से तो लगभग बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, सुना है कि मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने वकालत की है विधानसभा में, मंदिरों के पैसा जो लिया जाता है वो न लिया जाए, क्योंकि मस्जिदों का और जो चर्चों का पैसा है वो भी सरकार के खाते में नहीं आता है। देखिए, वो पहली बात तो इस सरकार में मंत्री अगर उनको बनना होता नहीं, तो मंत्री आपकी सरकार में रह लिए। मेरी सरकार में रह गए, वो माननीय नेताजी की कृपा थी। माननीय नेताजी की कृपा से ही वो आज धरती पर जिंदा है। नहीं तो जो बहन जी की सरकार थी तो क्या हाल हुआ, वो पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। दोहरा बाबा की वजह से जिंदा हूं। दूसरी बात कि वो मंत्री का सपना छोड़ दें जी, विधायक हैं, बड़ी बात है। उनका भी मैं भाषण सुन रहा था सदन में, जो बोल रहे थे जी, तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए उनका
जनता से या किसी से कोई सरोकार नहीं? क्या मतलब है? कुंडा छोड़ के कहीं कोई भी समाज का कोई व्यक्ति बता दे। अब कुंडा की जनता से पूछिए कि वो कितने अच्छे हैं। हाँ, इतना देखने को मिलता है कि कुंडा की सम्मानित जनता जो है, अब कब तक उनके दबाव में, कब तक उनके डर में, कब तक उनकी दहशत में उनको माननी बनाती रहे। नहीं, कुंडा में तो एक दिन तो अंत होना है। कुंडा में तो आप लोग भी कुंडी लगाने गए थे ना? देखिए, जो हमेशा ही लाख सवा लाख वोट पाता रहा हूँ जी, और वो 70-80 हज़ार पे आ जाए तो कुंडी तो लगेगी ना। और आप मानते हैं कि आपकी ये बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। जो अपने आप को एक छत्र जो राज्य हश्र हुआ जी 22 के चुनाव में, उसमें भी 2 दिन पहले से शासन प्रशासन तांडव शुरू कर दिया था। आपको लगता है कि गुलशन की हार नहीं थी आपके लिए? बिल्कुल हराया गया। उसकी कहाँ हार थी? वो तो जीता हुआ था। जनता ने आपको जिता दिया था? बिल्कुल जिता दी थी जनता, बेईमानी से जीता गया। जी। आगे की रणनीति की हम बात करें तो आगे प्रतापगढ़ को जिस तरीके से ये एक नाक की लड़ाई बना करके अक्सर मीडिया में रहता है, प्रतापगढ़ सुर्खियों में रहता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा जिला है जो प्रतापगढ़ के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति शायद बेईमानी लगती है। इसको कैसे समाजवादी पार्टी अपना परचम फहराएगी, जिस तरह से आपका आजमगढ़ में एक जलवा दिखता है? देखिए, मैं प्रतापगढ़ का हूँ। प्रतापगढ़ की पृष्ठभूमि मुझे समझ में आ गई। मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ जी। जो पीडीए का फार्मूला है, वो पीडीए फार्मूला 100% प्रतापगढ़ में अगर लागू हो जाए जी, तो जब तक जो आज इतने दिनों से माननीय बनते चले आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं कहीं जीत पाएंगे। सभापति यादव की नज़र में पीडीए की परिभाषा क्या है, जिससे लोग आसानी से समझें कि आखिर जिस पीडीए की बात आप कर रहे हैं देखिए वो है क्या? समझने वाले बहुत तरीके हैं समझने जी। पीडीए का कोई भी फार्मूला प्रस्तुत कर सकते हैं जी, तो उस पे मुझे नहीं जाना है। हाँ। लेकिन सन 2000 से जब से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा और क्षेत्र की राजनीति जब से कर रहा हूँ, तो मेरा जो पीढ़ी है, हाँ, व्यक्तिगत मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मेरा पीढ़ी है ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं यही पीढ़ी मानता हूँ। लोग तो ये भी कहते हैं पी फॉर पंडित और आ से अगड़ा। तो मैं तो आपको बता दिया कि पीडीए का कोई भी फार्मूला कोई प्रस्तुत कर दे। आपका ये है? बिल्कुल। मेरा व्यक्तिगत फार्मूला पीडीए का है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं उनकी छत्र छाया में रहता हूँ, मैं उनके आशीर्वाद से ही आज जहाँ हूँ, उनके ही आशीर्वाद से। आपको ये पार्टी मौका देगी तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने और पार्टी नेतृत्व जाने जी। कहीं से चुनाव लड़ाएंगे, मैं लड़ जाऊंगा। अगर मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी से मिलेगी जी, तो मैं वो पार्टी निभाऊंगा। आपका जो यदुवंश किला है, ये न केवल आपके क्षेत्र में बल्कि आपको पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक परिचय कराता है। जो यदुवंशी परिवार जो आपसे जुड़े हैं, उनको राजनीतिक रूप से जैसे आपको कोई संदेश देना हो, अपनी राजनीतिक भागीदारी में उन्हें आना हो, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कल जन्माष्टमी मनाई गई जो है, तो मैं, हमारा यादव समाज, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वो हमेशा अन्याय के खिलाफ, पापियों के खिलाफ, एक प्रकार से ये भी समझ लीजिए कि उस समय भी सामंतवाद, मनवाद हावी मौजूद था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। शायद भगवान के रूप में उतनी बड़ी लड़ाई कोई भगवान नहीं लड़ा होगा। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी वो भी नहीं लड़े होंगे। तो इसीलिए आपने शुरुआत में वामपंथी वाले, ये लड़ाई नहीं जी, ये लड़ाई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं जो चीज कहने जा रहा हूँ उसको सुनिए। तो मैं, आपने कहा कि क्या संदेश देना चाहते हैं जी।
तो मैं अपने विशेष करके सबसे पहले अपने यादव समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है। किसी के साथ आपको अन्याय नहीं करना है। समाज के हर व्यक्ति की मदद के लिए आपको खड़ा रहना है। ये मेरा यादव समाज के लिए जो है संदेश है। जी, एक शुरुआत में मैंने जो सवाल किया था उसका शायद अभी मुझे जवाब अधूरा है कि जो आपने भगवान श्री कृष्ण की बंसी वाली जो प्रतिमा बनाई थी पहले और अब सुदर्शन चक्रधारी है। देखिए, वो मेरी सोच में परिवर्तन हुआ। जी, ये यदुवंशी किला जो आप देख रहे हैं, इसको जेसीबी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बांसुरी बजा रहे भगवान श्री कृष्ण को जेसीबी मशीन से पटक पटक के तोड़ा गया। जो हिंदुत्व की वकालत करते हैं, हाँ, उस सरकार जो हिंदुत्व की वकालत करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की बात करते होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कहाँ का न्याय था, ये कहाँ का विचार था कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को जेसीबी से पटक पटक के तोड़ा जा रहा था। मूर्ति को भी अलग नहीं किया गया। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अलग नहीं हुई। अलग हुई तो उनके जो धड़ हैं, उनका जो फेस है, ऐसे पड़ा रहा। और इसके बाद जब पुलिस वाले उसको नहीं तोड़ पाए तो जीप में भी उठा के लेके भाग गए। ले गए साथ 2 दिन के बाद ले गए। तो जब मैं 27 फरवरी 2024 को मैं जेल से छूट के आया, मैं पुनः यदुवंशी किला का निर्माण शुरू किया। दोबारा आपने बनाया? दोबारा 27 को आया, 28 से काम चालू हो गया। तो मेरे विचार हुआ कि बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, योगीराज के कई रूप हैं, इनके हजारों रूप हैं। इन्होंने हजारों रूप में उन पापियों का संहार किया है। और आप अंदर ही जेल में तैयार कर रहे थे कि क्या करना है निकल के? क्यों नहीं, जब अगर हमको पीड़ित शोषित समाज की लड़ाई लड़ना है जी, तो हमको बांसुरी नहीं बजाना है जी, हमको हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए हर ढंग से तैयार रहना है। तो ये रूप का वही उदाहरण है। इसीलिए सुदर्शन उठा लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आके अपने विरोधियों को भी आपने रेल दिया हो और मुकदमे लगे? ऐसा कुछ नहीं, ये सब तो बातें गलत हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर कोई मेरे एक गाल पे एक थप्पड़ मारेगा जी, तो मैं दूसरा गाल तो उसको दूंगा नहीं मारने के लिए। वो रास्ता नहीं अपनाएंगे? कभी नहीं। अपनी बात को रखने में, अपनी बात को रखने में मैं अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। आपका नाम सभापति किसने रखा था? मेरे माँ बाप ने रखा था। मुझे क्या पता क्यों रखा था। ऐसा लगता है कि आपके विचारों से कि आपकी, हो सकता है कि मेरे यथा नाम तथा गुण के साथ आप, भाई मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, गृहिणी थी। मेरे पिताजी पुराने समय का हाई स्कूल पास थे। वो हो सकता है उनके विचार में आया हो। जनता की सभाएं तो सभापति जी लगातार कर रहे हैं और आगामी विधानसभा की भूमिका में भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और हालांकि उन्होंने ये फैसला अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे छोड़ा है। उम्मीद यही करते हैं कि जो जनता का सेवक है वो जनता के द्वारा प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा और जो सभापति उनका नाम है, संभवतः उन्हें कभी सभापति बनने का मौका भी मिलेगा। फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।